हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग के सभी एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। इसमें सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा रिगार्डिंग द इरिगेशन वाटर, जो हम अपना इरिगेशन वाटर के लिए यूज कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी कि उसमें हमारी इंप्योरिटीज क्या हैं। अब हमारी इंप्योरिटीज कई फॉर्म में हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमारी उसमें सेडिमेंट्स हो सकते हैं, जिसे हमें देखना होगा कि जो भी हम पानी अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमारा सेडिमेंट कंसंट्रेशन कितना है, हमारे सॉल्युबल सॉल्ट्स कितने हैं जो भी हमारे उस पानी में डिजॉल्व्ड हैं, और हमारा जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पर हम अपने पानी को डाल रहे हैं इरिगेशन के लिए, उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर इवेल्युएटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द इरिगेशन, बिकॉज एक पानी एक सॉइल के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरी सॉइल के लिए जरूरी नहीं कि वो उसके लिए अच्छा हो। ठीक है। उसके बाद हमारा जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है वाटर में विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस, हमारे बाइकार्बोनेट्स कितने हैं हमारे पानी में इन प्रोपोर्शन टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें इवेल्युएट करना होगा, स्टडी करना होगा बिफोर यूजिंग द इरिगेशन वाटर। और जो हमारा वाटर है इरिगेशन वाटर, ये हमारा दो सोर्सेस से यूज कर सकते हैं हम इसे। एक हमारा ग्राउंड वाटर होता है और एक हमारा सरफेस वाटर होता है। सरफेस वाटर की कैटेगरी में हमारे रिजर्वायर वगैरह आते हैं, वहां से हम पानी ले सकते हैं अपने इरिगेशन के लिए। यहां पर लिखा हुआ है ऑल इरिगेशन वाटर्स आर नॉट प्योर एंड मे कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट्स। जैसा कि मैंने बताया, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब हमें अलग से इरिगेशन करना ही करना होगा, बिकॉज एरिड और सेमी एरिड रीजन में देयर इज अ वाटर स्कार्सिटी। तो हमें पानी जब इरिगेट करना होगा तो हमें जो ऊपर पैरामीटर्स बताए उन्हें इवेल्युएट करना होगा। और देयर आर टू सोर्सेज, सरफेस और ग्राउंड वाटर सोर्सेज, विच टिपिकली कंटेन, जो कि इन सोर्सेज में ग्राउंड एज वेल एज हमारे जो ग्राउंड सोर्सेज हैं एज वेल एज जो हमारे सरफेस सोर्सेज हैं, उसमें जो हमारा सॉल्युबल सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन है वो इन जनरली 200 टू 2000 ppm होता है। इसे हम मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं। और जनरली ये देखा गया है कि जो हमारा इरिगेशन वाटर है उसमें जो हमारा सॉल्ट कंसंट्रेशन है दैट इज 10 to 100 टाइम्स जो हमारा रेन वाटर है उसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है। ठीक है। तो इसलिए हमें ये स्टडी करना बहुत जरूरी है कि जो हम पानी अप्लाई कर रहे हैं अपनी फील्ड में उनमें ये सारी स्टडी कर ली जाए। यहां पर मैंने दिखाया हुआ है कि हाउ जो सैलिनिटी है वो कैसे बिल्डअप होती है जब हम पानी अप्लाई करते हैं। ये सपोज मैंने यहाँ पे इरिगेशन वाटर अप्लाई किया किसी फील्ड में, तो होता क्या है, हमारा जो वाटर कंजम्पशन है प्लांट का दैट इज कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट विच इज इक्वल टू जो हमारा कंजम्पटिव यूज है माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। जो कंजम्पटिव यूज है दैट इज जो कि प्लांट कंज्यूम कर रहा है अपने ट्रांसपिरेशन में। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो ट्रांसपिरेशन में हमारा वाटर लॉस हो जाता है, और जो प्लांट हमारा जो सॉइल में खड़ा हुआ है उस सॉइल से भी बाई इवेपोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो इवेपोरेट होता है। तो होता क्या है, हमारा धीरे धीरे हमारा सॉल्ट एक्युमुलेट होता रहता है सॉइल में। सो इस चीज की स्टडी हमें करनी है, कैसे हमारी सैलिनिटी बिल्डअप हो रही है और हमारे क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें कंसीडर करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने ऊपर फैक्टर्स डिस्क्राइब किए थे, इन जनरल हमारा जो सेडिमेंट कंसंट्रेशन है जो हमारे नॉर्मल सोर्सेज ऑफ वाटर है उसमें हमारा जो सेडिमेंट कंसंट्रेशन है वो हमारा विद इन लिमिट रहता है। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा फैक्टर जो मैंने डिस्कस किया था दैट इज टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन। इट इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, ये पहला पॉइंट होगा। उसके बाद रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम टू अदर कैटायंस एज एक्सप्रेस्ड बाय सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। जिसे हम सैर वैल्यू बोलते हैं, SAR वैल्यू, इसके बारे में बात करूंगा।
और तीसरा जो फैक्टर है जिसके बेसिस पे हमें अपनी वाटर क्वालिटी असेस करनी है इरिगेशन वाटर के लिए, दैट इज बाइकार्बोनेट कंटेंट, फोर्थ वन इज बोरॉन कंसंट्रेशन एंड फिफ्थ वन इज सोल्यूबल सोडियम परसेंटेज। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें स्टडी करने हैं अपने इरिगेशन वाटर के लिए। मैं यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करता चलूंगा। इसमें सबसे पहला जो है हमारा टोटल सोल्यूबल सॉल्ट कंसंट्रेशन है। तो हमारा एक डिपार्टमेंट है USDA, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमारा जो बॉडी है, ये हमारी फेडरल एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूएसए की, जो कि गवर्न करती है एवरी पैरामीटर्स, हमें क्या कंसीडर करने हैं, क्या उनकी लिमिट्स रहेंगी, जो कि इंडिया में भी अडॉप्ट किए जाते हैं। तो जो पहला पैरामीटर दैट इज टोटल सोल्यूबल सॉल्ट, सपोज कोई हमारी सॉइल है, हमने उस पर पानी अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन वाटर। तो हमारा एक सॉइल वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा इसका सैलिनिटी कंसंट्रेशन होगा इस सॉइल का, दैट विल बी गिवन बाई CQ डिवाइडेड बाई Q माइनस CU माइनस RE। ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि हमारा टोटल जो सॉल्ट हमने अप्लाई किया, ठीक है, C हमारा जो है ये हमारा कंसंट्रेशन है सॉल्ट्स का पानी में, और हमारा जो Q है ये हमारा डिस्चार्ज है जो हमने फील्ड में अप्लाई किया, और डिस्चार्ज जो हमने अप्लाई किया उसमें से ये पानी जो हमारा प्लांट्स ने यूज कर लिया वो माइनस करके ये रेशियो जो कहलाता है ये सैलिनिटी कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इन जनरल हमारा जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है ग्रेटर देन 700 ppm, ये हमारा इंजूरियस टू यानी हार्मफुल टू सम प्लांट्स के लिए होता है, लेकिन जो क्रिटिकल वैल्यू होती है सॉल्ट कंसंट्रेशन की दैट इज 2000 ppm, जो कि इंजूरियस टू ऑल प्लांट्स होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका लिमिट क्या है सॉल्ट कंसंट्रेशन की मैक्सिमम, तो दैट अलाउबल लिमिट इज 2000 ppm, दैट इज इंजूरियस टू ऑल क्रॉप्स। अब हमारा जो सोल्यूबल सॉल्ट्स है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, दैट इज सैलिनिटी ऑफ वाटर रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ टोटल सोल्यूबल सॉल्ट्स इन इट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल क्राइटेरिया ऑफ इरिगेशन वाटर क्वालिटी। द हार्मफुल इफेक्ट्स इंक्रीज इज विथ इंक्रीज। अगर हमारा सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। और हम मेजर कैसे करते हैं अपने सोल्यूबल सॉल्ट कंसंट्रेशन को, दैट इज मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं पानी की विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और जो इसके बेसिस पे जो हमारा वाटर का क्लासिफिकेशन है यूएसडीए ने 5 कैटेगरीज में किया है, बट आप देखोगे कोई भी बुक तो उसमें 4 कैटेगरीज में दिया हुआ है। सो मैं उन 4 कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा। 5 कैटेगरीज एग्री 2 कैटेगरीज को मर्ज करके बुक्स में दिया हुआ है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे वो क्लासिफिकेशन आया। और एडवर्स जो हमारे सैलाइन वाटर, अगर हमारा जो पानी हम अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में उसका जो कंसंट्रेशन है उसमें सॉल्ट का वो ज़्यादा होगा, तो होगा क्या, हमारी रूट्स में जो होगा हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, हमारा वाटर अवेलेबिलिटी प्लांट्स को कम हो जाएगी, बिकॉज इनफिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो धीरे हो जाएगा। हमारा जर्मिनेशन मतलब जिस रेट से हमारा पौधा निकलने वाला है, जर्मिनेट करने वाला है, वो रेट धीरा हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, स्टैग्नेंट ग्रोथ हो जाएगी। हमारे लीफ नेक्रोसिस, ये डिसीज होती है लीफ की, एंड हमारी जो जड़ें होंगी रूट्स की, पेड़ों की, वो हमारी मरने लगेंगी, एंड देयर विल बी विल्टिंग ऑफ प्लांट्स ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड पुअर क्रॉप यील्ड्स विल बी देयर। तो दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोटल सोल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि सैलिनिटी के बेसिस पे जो हमारा पानी हमने अप्लाई किया उसमें हमारा कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स मिले हुए थे, तो उनके कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो कि हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म्स में मेजर किया एट 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बेसिस पे हमने अपने पानी को, जो इरिगेशन वाटर है जो हम अप्लाई कर रहे हैं फील्ड पे, उसके बेसिस पे हमने अपने सॉइल को क्लासिफाई किया 4 कैटेगरीज में। एक्चुअली ये दोनों कैटेगरीज हाई कैटेगरीज हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हो, दिस इज 3 एंड दिस इज वेरी हाई इज C4।
सो मैं जो बुक्स में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। तो हमारा जो C4 हो जाएगा दैट विल बी दिस वैल्यू, एंड जो हमारी ये वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 2250 माइक्रोमोस पर सेंटीमीटर। ये हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की यूनिट है, माइक्रोमोस पर सेंटीमीटर। तो अगर हमारा C1 कैटेगरी का वाटर है, लो वैल्यू का मतलब है लो सैलिनिटी, और सैलिनिटी क्लास को हम लो सैलिनिटी के साथ लो कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, बिकॉज हमारा कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी ऑफ वाटर जो हमने मेजर की। तो अगर हमारा सैलिनिटी कम है तो हमारा जो कंडक्टिविटी मिली है हमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट इज लेस देन 250। तो इसको हम बोलते हैं कि इट इज सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स। ये पानी जो होगा सभी क्रॉप्स के लिए सुटेबल होगा। ठीक है, हम किसी भी क्रॉप में अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज किसी भी सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड कैटेगरी है मीडियम सैलिनिटी का, जिसमें हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 250 से 750 तक वेरी करती है, जिसमें हमारा इट कैन बी यूज्ड अगर हमारी जो मॉडरेटली लीचिंग हो रही है वो मॉडरेट है, और हमारी जो सॉइल है वो नॉर्मल टॉलरेंट है, नॉर्मल सॉल्ट टॉलरेंट है। अब अगर हमारा जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो 750 से 2250 तक वेरी कर रहा है, और हमारी सैलिनिटी कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, जिसे हम C3 क्लास बोल रहे हैं, उस केस में हमारा इट कैनॉट बी यूज्ड, हम उसे यूज नहीं कर सकते जहां पर हमारी ड्रेनेज कंडीशंस ये हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि हम ड्रेनेज नहीं अलाउ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है इरिगेशन वाटर अप्लाई करने के साथ साथ। तो रिस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज जो होगा जहां पर, वहां पर हम इस वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, अगर हमें यूज करना है तो वी हैव टू कंट्रोल द सैलिनिटी कंट्रोल मेथड्स अडॉप्ट करने होंगे, और इन वाटर में के लिए जो सुटेबल सॉइल्स हैं, सुटेबल प्लांट्स हैं, वो हैं हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स ही सस्टेन कर पाएंगे केवल इस वाटर के साथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वेरी हाई क्लास की, जिसमें हमारा 2250 से ज्यादा हमारा अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर एनी क्रॉप्स या सॉइल्स। ये किसी भी सॉइल और क्रॉप्स के लिए हमारी इरिगेशन वाटर ये वाली सुटेबल नहीं है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो जो हमारा इरिगेशन वाटर है, सेकंड पैरामीटर जो भी मैंने देखा, उसमें इरिगेशन वाटर जो है उसमें हमारे बहुत सारे आयंस हो सकते हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो कंपोजिशन है आयंस की उसमें कैल्शियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, हाँ, और हमारा सोडियम आयंस होते हैं। अगर हम ये बात करें कटायंस की, कटायंस का मतलब है हमारे जो पॉजिटिव आयंस हैं, जिसपे हमारा जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, +2 Na+ होता है, सिंगल आयन, सिंगल वैलेंस चार्ज होता है इसमें। तो जो मेजर कंपोजिशन होता है वाटर का दैट इज Ca और मैग्नीशियम का, और हमारा सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है पानी में दैट इज माइनर। ठीक है, जनरली इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल हमारा जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन होता है दैट इज लेस देन 5% ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल कटायंस। मतलब अगर हम TC की वैल्यू लिखें तो Na+ डिवाइडेड बाई टोटल एक्सचेंजेबल कटायंस जो हैं, अगर इसको हम परसेंटेज में लिखें तो दैट इज लेस देन 5%। ठीक है, अगर इस वैल्यू को, ये वैल्यू हमारी इंक्रीज करके 10% हो जाती है वाटर में, तो और हम इस वाटर को अपनी सॉइल में अप्लाई करते हैं इरिगेशन के लिए, तो होगा क्या, हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो एग्रीगेशन हो जाएगा उसका, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन करने लगेगा सॉइल ग्रेन्स का। ठीक है, हमारी जो परमिबिलिटी होगी उसकी वजह से वो कम हो जाएगी सॉइल की, और हमारी जो सॉइल है वो पुअरर टिल्थ की हो जाएगी। टिल्थ का मतलब है वो बोने लायक नहीं रहेगी। जब हम अपने सॉइल को पर बीज बोते हैं तो उसकी टिल्थ जो होनी चाहिए, जिसका
वो अच्छी होनी चाहिए, तो वो उसकी सुटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और हमारा जो सॉयल होगी उसकी क्रस्टिंग होनी, क्रस्टिंग का मतलब पपड़ी बनने लगेगी अगर हमारी सॉयल ड्राई होगी। और हमारा जो पीएच होगा सॉयल का वो इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉयल बन जाएगी वो हमारी, बिकॉज एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी पीएच बढ़ने से। तो इन सॉइल्स को फिर हम क्या बोलते हैं, हाई सोडिक सॉइल्स। तो जो हमारी हाई सोडिक सॉइल्स होंगी उनका जो नेचर होगा इन प्रॉपर्टीज के बेस पे प्लास्टिक नेचर की हो जाएंगी। जब जैसे ही वो सॉइल गीली होगी तो वो चिपचिपी सॉइल हो जाएगी, दैट इज स्टिकी विथ वेट कंडीशंस एंड क्रस्टिंग, मतलब पपड़ी बनेगी ऑन ड्राइंग। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी क्लेई टाइप की सॉइल होती है इस तरह का बिहेवियर होता है हमारा, ठीक है। तो इस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सैलिनिटरी लेबोरेटरी ने हमारा एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया टू असेस द सोडियम हैजार्ड्स ऑफ इरिगेशन वाटर, जिसका नाम दिया उन्होंने सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ वाटर इंडिकेट्स द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम टू अदर कटायंस, इट इंडिकेट सोडियम आर एल्कली हैजार्ड ऑफ इरिगेशन वाटर, जो भी हम पानी अप्लाई कर रहे हैं सॉइल पे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला दिया एम्पेरिकल, अभी उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। दैट इज गिवन बाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस, हमारा कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सी, रिलेटिव कंसंट्रेशन के टर्म्स में हमें लिखना है डिवाइडेड बाई 2, यहां पे ये कंसंट्रेशन में है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर जो कंसंट्रेशन आपको रखना है दैट इज इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसे हम इक्विवेलेंट पर मिलियन भी बोलते हैं, ठीक है। अब मिली इक्विवेलेंट लीटर निकालना कैसे, सपोज अगर कंसंट्रेशन हमारा मिलीग्राम पर लीटर में दिया है तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट ऐसे करना है कि जो हमारा इनका कंसंट्रेशन होगा मिलीग्राम पर लीटर का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई हमारा कंबाइनिंग वेट। अब कंबाइनिंग वेट क्या होगा, हमारा जो एटॉमिक वेट है डिवाइडेड बाई वैलेंस। सपोज अगर हमें कैल्शियम का निकालना है तो वैलेंस यहां पर हमारा 2 है, तो अब 2 यहां रखोगे, एटॉमिक वेट हमारा रखोगे कैल्शियम का और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपका कंबाइनिंग वेट आएगा। और मिलीग्राम पर लीटर में जो कंसंट्रेशन दिया है वो हमारा ईपीएम या मिली पर लीटर में ही इस फॉर्मूले में रखना है, आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो हमारा आयन कंसंट्रेशन आया इट इज एक्सप्रेस्ड एज मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर हमारा सैर वैल्यू जो होगा इंक्रीज करेगा तो हमारी जो टोटल एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो हमारा सॉइल का इंक्रीज करेगा, इसे हम ईएसपी बोलते हैं, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ऑफ सॉइल। मतलब जो सोडियम आयंस की एक्सचेंज करने की कैपेसिटी है सॉइल की वो बढ़ जाएगी हमारी सैर वैल्यू अगर ज़्यादा होगी। और हमारा जो ग्राफ अगर खींचे दोनों के बीच में तो हमारा एक लीनियर ग्राफ मिलता है, सैर वैल्यू और हमारा एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज के बेस पे। जो हमने सैर वैल्यू निकाली वाटर के कंसंट्रेशन के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हमने सोडिसिटी क्लासेस ऑफ वाटर किया। हमने जो सॉल्ट कंसंट्रेशन के टर्म्स में सैलिनिटी क्लासिफिकेशन किया था, और यहां पर सोडियम आयंस के कंसंट्रेशन के बेस पे, क्योंकि रिलेटिव प्रोपोर्शंस दिखा रहे हैं सोडियम आयंस का जो कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल कटायंस, तो हमारा वो कहलाती है सोडिसिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तो सोडियम कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो हमारा सैर वैल्यू आया उसमें हमने 4 क्लासिफिकेशन किए हैं यूएसएसएल ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सैनिटरी लेबोरेटरी ने, जिसमें लो सैर वैल्यू है जिसे हम लो सोडियम वाटर कहते हैं, मॉडरेट को हम मीडियम सोडियम वाटर भी कह सकते हैं। ये वाटर का क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखना है आपको। ये हमारा हाई सोडियम वाटर है, उसके बाद हमारा वेरी हाई सोडियम वाटर है,
तो ये हमारा क्लासिफिकेशन सोडिसिटी क्लासेस ऑफ वाटर कहलाता है, जिसमें रेंज जो है लो के लिए लेस देन 10 होनी चाहिए, 10 से 18 होगी। इसमें लेस देन 10 का मतलब है 10 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। यहां पे 10 इंक्लूडेड है, जो ये वैल्यू है ये इंक्लूडेड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 10, 18 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो 10 रिप्रेजेंट करेगा मीडियम को, 18 रिप्रेजेंट करेगा हाई को। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। और इनके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इनका जो ग्रेड है किस टाइप में हम यूज कर सकते हैं, तो इसे हम एक्सीलेंट कैटेगरी में डालते हैं, इसको हम गुड कैटेगरी में डालते हैं, इसको हम डाउटफुल कैटेगरी में डालते हैं, इसको हम अनसुटेबल कैटेगरी में डालते हैं। अब ये कैटेगरी का मतलब क्या है ये भी मैं बता देता हूं। डाउटफुल का मतलब है अनसेटिस्फैक्टरी फॉर मोस्ट क्रॉप्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब है कि ये जो कैटेगरी का वाटर है इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल सॉइल्स एंड क्रॉप्स, ये सभी क्रॉप्स और सॉइल्स में हम यूज कर सकते हैं। जो हमारा मीडियम सोडियम वाटर है इसका जो हैजार्ड है वो अप्रिशिएबल हैजार्ड्स है, ठीक है। अप्रिशिएबल हैजार्ड्स का मतलब ये है कि हमारा जो हमारी फाइन टेक्सचर्ड सॉइल है उनके लिए ये सुटेबल नहीं होगा। जो ये S2 कैटेगरी की सॉइल है ये हमारी फाइन टेक्सचर्ड, जो S2 कैटेगरी का वाटर है ये फाइन टेक्सचर्ड सॉइल्स के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसके लिए यूज करना है इस वाटर को, तो आपको करना क्या होगा, यू हैव टू ऐड द जिप्सम, आपको यहां पर जिप्सम ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी जो सैर वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, इसके बारे में बात करूंगा कैसे रिड्यूस हो जाए। और जो हमारी S1 कैटेगरी की सॉइल वाटर थी ये हमारी हाईली सेंसिटिव जो क्रॉप्स होती हैं टू सोडियम वहां यूज नहीं कर सकते, हाईली सेंसिटिव टू क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स कौन सी हैं, जैसे हमारी स्टोन फ्रूट ट्री है, हमारे एवोकेडोस के पेड़ हैं, ये हमारे हाईली सेंसिटिव होते हैं सोडियम के अगेंस्ट, इसलिए हम लो सैर वैल्यू में यूज करने से पहले इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वेरी हाई कैटेगरी की, सॉरी हाई कैटेगरी की S3 वैल्यू, जिसमें 18 से 26 वैल्यू होती है। ये हमारा हार्मफुल होता है मोस्ट ऑफ द सॉइल्स के लिए, और इट कैन बी यूज्ड आफ्टर प्रॉपर ड्रेनेज करना है, इंश्योर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा और अलोंग विथ जिप्सम एडिशन। और जो हमारा वेरी हाई सोडियम वाटर है वो हमारा किसी भी क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं होती है। तो हमारा जो हार्मफुल इफेक्ट है सोडिक वाटर की, अगर हमारा सोडिक वाटर है हाईली सोडिक वाटर, तो हमारा करेगा क्या, इट विल रिजल्ट इनटू डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर को तो खराब कर देगा, हमारा क्रस्ट फॉर्मेशन होगा, पपड़ी बन जाएंगी सॉइल की, हमारी सीडिंग मतलब जो जर्मिनेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, हमारा जो नाइट्रोजन जिंक और फेरस है इंक्रीज सॉइल पीएच के बढ़ने से टुवर्ड्स अल्कलीन सॉइल हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा, हमारी जो टॉक्सिटी है बोरोन और मॉलिबेडनम की वो हमारी बढ़ जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और इनके बेसिस पे हम अपनी सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने ऊपर बताया ये हमारे वाटर के क्लासिफिकेशन थे। अब हमारी जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है इस बेसिस पे वो कैसे करना है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है वो 3 कैटेगरी से हम क्लासिफाई करेंगे। उसमें पहली कैटेगरी जो है हमारी ईसी है, ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि हमारी पानी की सैलिनिटी यानी सोलुबल सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे निकाली गई थी। दूसरी जो कैटेगरी है हमारी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, इसका मतलब यह है कि जो सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन है रिलेटिव टू टोटल एक्सचेंजेबल कटायंस इनटू 100। और तीसरी कैटेगरी जो है हमारी दैट इज पीएच। इन तीनों के बेसिस पे हम अपनी सॉइल को क्लासिफाई करेंगे और ये प्रॉपर्टीज जो है हमारी पानी की प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है दैट इज सैलाइन, इसको हम वाइट एल्कली भी बोलते हैं सॉइल्स। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए माइक्रो महोस पर सेंटीमीटर में, दैट इज ग्रेटर देन 4000। जो हमारा
एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो लेस देन 15 है, पीएच जो है हमारा लेस देन और इक्वल टू 8.5 है। दूसरी कैटेगरी जो है हमारी एल्कलाइन सॉइल या नॉन सलाइन सॉइल, सोडिक ब्लैक एल्कली सॉइल्स तो हमारी एल्कलाइन, नॉन सलाइन, सोडिक, ब्लैक एल्कली। तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी कम होगी, लेस देन 4000। हमारी जो ईएसपी होगी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो ग्रेटर देन 15% होगा, और जो हमारा पीएच होगा वो हमारा 8.5 से 10 होगा। और जो तीसरी कैटेगरी है सॉइल की वो है हमारी सलाइन एज वेल एज सलाइन एल्कलाइन सॉइल बोलते हैं इनको, जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ग्रेटर देन 4000 है, हमारा ईएसपी जो है वो ग्रेटर देन 15 है, और जो हमारा पीएच है वो लेस देन 8.5 है। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन हो गया सॉइल का डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉपर्टीज ऑफ जो इरिगेशन वाटर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है जिसकी हमें इवेल्युएशन करना है, दैट इज बोरोन कंटेंट। तो जो बोरोन होता है हमारा इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है प्लांट्स ग्रोथ के लिए, और अगर ये एक्सेस हो जाएगा तो इट विल, हमारा इरिगेशन वाटर में अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो इट विल अफेक्ट दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए हमारी सेफ लिमिट्स हमें रखनी है। तो सेफ लिमिट्स क्या है बोरोन की? तो जैसे कि अब अगर हमारा बोरोन का सोर्स की बात कर ले, तो जो बोरोन होता है हमारा ये सोप्स में यूज होता है बनाने के लिए। तो जो हमारा वाटर होगा इरिगेशन वाटर कंटेनिंग सोप सॉल्यूशन, तो वो वहां पर हमारा ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा इवेल्युएट करने के लिए, बिकॉज इट विल हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो अगर हमारा कंसंट्रेशन लेस देन जनरली 0.3 ppm जो होता है, ये हमारा टॉक्सिक टू सर्टेन प्लांट्स होता है, मतलब कुछ ही पेड़ को ये नुकसान करता है इस कंसंट्रेशन पे। उसके बाद अगर हमारा कंसंट्रेशन 0.5 ppm से ज्यादा होता है तो ये केवल कुछ ही प्लांट्स के लिए डेंजरस होगा, जैसे हमारे नट्स हो गए, हमारे सिट्रस और डेसिडुअस ट्रीज हो गए, और हमारा अगर जो मैक्सिमम लिमिट है सेफ लिमिट दैट इज 4 ppm। 4 ppm अगर हमारा होगा तो जो मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप है वो इससे ज़्यादा नहीं झेल पाते। तो जो मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप्स के लिए मैक्सिमम लिमिट है बोरोन की वो हमारी 4 ppm है, तो ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद आते हैं जो ये सारी प्रॉपर्टीज तो हो गई जो इवेल्युएट करनी है। अगर ये प्रॉपर्टीज होती हैं तो हमें कैसे अपने सॉइल को ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा जो इरिगेशन वाटर है अगर हमारा वो उस पे या सॉइल है जिसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं दैट आर नॉट अलाउइंग इट टू यूज एज अ इरिगेशन वाटर ऑन अ पर्टिकुलर सॉइल, तो हम करते क्या हैं उसमें हम जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम हमारा क्या होता है कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट है तो इसके पास है क्या है कैल्शियम आयंस हैं। तो कैल्शियम आयंस इसका मतलब हम पानी या सॉइल में जैसे ही डालेंगे तो होगा क्या, हमारा जो सैर वैल्यू है, जो सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शन टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, तो हमारा ये रेशियो जो होगा ये डिक्रीज हो जाएगा जैसे ही, क्योंकि हमने पानी में डाल के कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, और जैसे ही ये बढ़ाया सैर वैल्यू डिक्रीज हुई। सैर वैल्यू डिक्रीज होने से हमारा इनफिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर लिखा हुआ है केमिकल अमेंडमेंट सच एज जिप्सम व्हेन एडेड टू वाटर विल इंक्रीज द कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द वाटर दस रिड्यूसिंग द सोडियम टू कैल्शियम रेशियो हमारा रिड्यूस हो जाएगा और हमारा सैर वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, दस इंप्रूविंग द इनफिल्ट्रेशन रेट। और हमारा जिप्सम की जो रिक्वायरमेंट है ये हम निकालते कैसे हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन। जो हमारा पानी में इरिगेशन वाटर में सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम का कंसंट्रेशन है उन पर डिपेंड करेगा, और हमारी सॉल्युबिलिटी क्या है जिप्सम में, जिप्सम की जिस पानी में हम डाल रहे हैं। तो इसके लिए निकाला गया है कि हमारा 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम अगर हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो हमें 860 kg जिप्सम, मतलब 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यानी M1 EPM कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें 860 kg जिप्सम
100% प्योरिटी का 100 लीटर के लिए चाहिए होगा। 1 हेक्टेयर मीटर का मतलब है हमारा 1 हेक्टेयर मीटर इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच विल करस्पॉन्ड टू 100 लीटर्स। तो 100 लीटर पानी के लिए 860 kg जिप्सम 100% प्योरिटी का चाहिए 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।